करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए सीएम सैनी रवाना हो चुके हैं। दोपहर करीब 2 बजे सीएम नायब सैनी दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचेंगे, जहां से शाम 5 बजे दिल्ली से जापान के लिए सीएम रवाना होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, मुख्यमंत्री नायब सैनी के दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी आज दिल्ली पहुंचेंगे। शाम 5 बजे दिल्ली से जापान के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी रवाना होंगे। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ से सीएम नायब सैनी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं शाम 5 बजे दिल्ली से जापान के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी रवाना होंगे। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। दोपहर करीब 2 बजे सीएम नायब सैनी दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचेंगे और शाम 5 बजे दिल्ली से जापान के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जापान के दौरे पर रहने वाले हैं और आज सीएम नायब सैनी दिल्ली पहुंचेंगे। 2 बजे हरियाणा भवन पहुंचेंगे, वहीं 5 बजे दिल्ली से जापान के लिए सीएम नायब सैनी रवाना होने वाले हैं। आपको बता दें, जापानी कंपनियों संग निवेश पर चर्चा करने के लिए सीएम नायब सैनी जापान के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान सीएम नायब सैनी दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, जहां हरियाणा भवन पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी और उसके बाद शाम 5 बजे सीएम सैनी चंडीगढ़ से, आपको बता दें, दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे। सीएम नायब सैनी फिलहाल चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 बजे सीएम नायब सैनी दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचेंगे, वहीं शाम 5 बजे दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे। जनता टीवी पर यह एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम नायब सैनी दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचेंगे, वहीं शाम 5 बजे दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सैनी जापान के दौरे पर रहने वाले, जहां पर जापानी कंपनियों संग निवेश पर चर्चा करने के लिए सीएम नायब सैनी का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है और सीएम नायब सैनी फिलहाल चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दोपहर करीब 2 बजे सीएम नायब सैनी दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचेंगे, वहीं शाम 5 बजे दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे। चंडीगढ़ से सीएम सैनी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचेंगे। ये एक्सक्लूसिव जानकारी जनता टीवी पर आपको बता रहे हैं। वहीं शाम 5 बजे सीएम सैनी दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे। फिलहाल सीएम नायब सैनी चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 बजे सीएम नायब सैनी दिल्ली पहुंचेंगे और आपको बता दें, दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी। वहीं शाम 5 बजे दिल्ली से जापान के लिए सीएम नायब सैनी रवाना होंगे, जहां पर सीएम नायब सैनी जापानी कंपनियों संग हरियाणा में निवेश पर चर्चा करेंगे और सीएम नायब सैनी का ये जापान दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। चंडीगढ़ से सीएम नायब सैनी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दोपहर 2 बजे दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचेंगे, वहीं शाम 5 बजे सीएम सैनी दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, जनता टीवी पर यह एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता दें। सीएम नायब सैनी चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, वहीं शाम 5 बजे सीएम नायब सैनी दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे। सीएम नायब सैनी का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। शाम 5 बजे सीएम सैनी दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी और अहम अपडेट सामने है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, सीएम नायब सैनी दिल्ली पहुंचेंगे। 2 बजे दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचेंगे, वहीं आपको बता दें शाम 5 बजे सीएम सैनी दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे। जापानी कंपनियों संग निवेश पर चर्चा करने के लिए सीएम नायब सैनी का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है और आपको बता दें, चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए सीएम नायब सैनी फिलहाल रवाना हो चुके हैं। दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचेंगे। नायब सिंह सैनी आज चंडीगढ़ से रवाना हुए हैं, दिल्ली जाएंगे और दिल्ली के बाद आज जापान के दौरे पर मुख्यमंत्री जाएंगे। इस वक्त चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो ट्रेन में सवार हैं और कुछ ही देर बाद जो वो यहाँ से चंडीगढ़ से ये जो ट्रेन है ये दिल्ली के लिए कूच करेगी और दिल्ली मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। दिल्ली जाने के बाद मुख्यमंत्री जो है वो हरियाणा भवन में कुछ देर के लिए जो है वो
रुकेंगे और उसके बाद करीब 5 बजे मुख्यमंत्री जो है वो जापान के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री का जो ये जापान का दौरा है ये 9 अक्टूबर तक का रहेगा, यानी करीब 4 दिन का जो है ये मुख्यमंत्री का जापान दौरा रहने वाला है। और जापान दौरे पर जाने से पहले मुख्यमंत्री जो है वो चंडीगढ़ से जो है वो ट्रेन के जरिए जो रवाना जो है वो हुए हैं। और मुख्यमंत्री जो है वो कुछ देर बाद करीब 2 बजे के आसपास जो है वो मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली हरियाणा भवन मुख्यमंत्री जाएंगे और उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो आज जापान के दौरे पर जो है वो निकलेंगे। जापान के लिए जो मुख्यमंत्री की जो फ्लाइट है वो करीब 5:15 बजे का है और 5:15 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली हरियाणा भवन से जो है वो फ्लाइट के जरिए जो है वो आज जापान दौरे पर जा रहे हैं। जापान में अपने हरियाणा की पवेलियन लगी है, बहुत बड़ा एक्सपो लगा हुआ है और जो हरियाणा पवेलियन है उसके उद्घाटन है और उसके साथ साथ कुछ इन्वेस्टर से मिलना भी है। अलग अलग कार्यक्रम वहाँ के बने हैं, इन्वेस्टर्स है, कुछ हमारे और जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनसे भी बातचीत का अलग अलग विषय रखा हुआ है। और मेन तो क्योंकि हरियाणा पवेलियन जो लगा है उसका उद्घाटन, उस उद्घाटन के लिए आज मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। तो सर जापान की कंपनियां हरियाणा में निवेश करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसको लेकर भी डिस्कशन करेंगे, विजिट भी आप करने वाले हैं जापान के अंदर सर? बिल्कुल ये करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ हरियाणा के अंदर जापान की हैं और हमने जिस प्रकार से यहाँ अभी अपने बजट के अंदर भी अनाउंसमेंट किया था कि हम 10 नई IMT यहाँ बनाएंगे, उस IMT के लिए हम जगह भी चिन्हित कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा हम देखते हैं पिछले 10-10.5 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक इंडस्ट्रियल जोन के रूप में हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हरियाणा के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक भी हैं। और इसी कड़ी के अंदर क्योंकि जब हमारा हरियाणा पवेलियंस का वहाँ उद्घाटन है, बड़ी एक्सपो लगी हुई है, उसको लेकर के इन्वेस्टर से भी मेरा अलग से मिलना रहेगा। सर 1 साल होने जा रहा है सरकार को, कितने संकल्प पत्र के वादे आपने पूरे कर दिए, कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं 1 साल में और कितना आप संतुष्ट हैं इस 1 साल से जनता के लिए सेवाएं डिलीवर करने? नहीं देखिए, इस विषय को लेकर तो आम जन से अगर आप चर्चा करेंगे तो उससे ज़्यादा आप लोगों को उनकी भावनाओं का पता लगेगा, परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 3 गुना गति से, ये 3rd टर्म की सरकार, 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है और लगातार हम देख रहे हैं एक से एक फैसला हरियाणा के लोगों के हित के अंदर ये सरकार ले रही है और ट्रांसपेरेंसी से हमने काम कर रही है। जो हमने कहा भी था, लोगों से जो बातें हमने कही थी, चाहे हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, उस संकल्प पत्र के भी हमने बहुत सारे वायदे, 42 वायदों को हमने पूरा कर दिया। 217 वायदे थे, 217 में से 42 को हमने पूरा कर दिया है और 90 वायदे इस ईयर के एंड तक वो भी पूरे हो जाएंगे। और हम लगातार, क्योंकि जो बातें हमने लोगों को कही थी, बड़ी मेजर बातें, उनको हमने पूरा किया है। हमने डायलिसिस फ्री किया, हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति जो किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराने के लिए हर महीने 30 से 35-40 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता था। बहुत भारी भरकम उसके ऊपर पैसे का वजन पड़ता था और इस बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। परंतु हमने ये बात कही थी कि हम जब 8 तारीख के बाद आएंगे तो डायलिसिस फ्री करेंगे। हमने आते ही सबसे पहले उस फाइल के ऊपर साइन किया और हरियाणा के लोगों को आज डायलिसिस फ्री हो रहा है। हमने 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के 1 टाइम में रिजल्ट निकालने की बात कही थी कि हम सबको बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का, नौकरी देने का हरियाणा सरकार में काम करेंगे। उस बात को हमने पूरा किया है। रोजगार रोकने की बात भी कही थी आपने कि रोक रहे हैं कुछ लोग जो है भर्ती रोक। नहीं देखिए, वो भर्ती रोको गैंग का अपना एक उनका एजेंडा चलता है, वो अपने एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। हमने ये भी कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश के किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदेंगे, ये हमने कहा था। मुझे खुशी है कि हम उन 24 फसलों को भी खरीद रहे हैं और उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारे ऐसे लिटिगेशन किसानों के थे जिनका पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ था और लंबे समय से
वो 20 साल से ज़्यादा काबिज थे, तो वो लिटिगेशन के अंदर रहते थे। उस लिटिगेशन को भी हमने समाप्त किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि उनको मालिकाना हक देंगे, उसको मालिकाना हक देने का भी काम हमारी सरकार कर रही है। निरंतर जो भी बड़े ऐसे वायदे थे, हमने ये भी कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसी माताओं की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुँच जाएंगे। मुझे खुशी है हमने उस वायदे को भी पूरा किया है और 500 रुपये का गैस का सिलेंडर माताओं की रसोई में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगभग 18 लाख से ज़्यादा परिवारों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये कहा था कि हम 70 साल से आयु के ऊपर के बुजुर्ग, उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ देंगे और वो भी हमने लागू कर दिया। हम बुजुर्गों को 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड का लाभ आज मिल रहा है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारे एससी समाज की बेटियां हैं, जो 90% से ज़्यादा नंबर लेकर के आएंगी, उनको हम ऑनर करेंगे, उनको 1,11,000 रुपये हम देंगे और हमने उसको भी लागू कर दिया। हम बेटियों को 1,11,000 रुपये उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। हमने ये कहा था, अपने बजट के अंदर भी कहा था कि हम हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल खोलेंगे। हमने उस बात को भी पूरा कर दिया। हरियाणा के आज हर 10 किलोमीटर के ऊपर संस्कृत मॉडल स्कूल CBSE पैटर्न के ऊपर हमारे बच्चे, आम परिवारों के बच्चे, अगर वो CBSE पैटर्न पे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहें तो उसके लिए हमने व्यवस्था की है और उसको लेकर के केंद्र सरकार ने जो भी फसलों की MSP है वो बढ़ा दी है। गेहूं जो है 2585 रुपये बढ़ा दिया है। सरसों की फसल जो हरियाणा में ज़्यादातर क्षेत्र में होती है सर, 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी है, 6200 रुपये रेट हुआ है। इन दिनों मंडियों में खरीद भी चल रही है सर। विपक्ष आरोप अभी भी यही लगाता है सर कि MSP में खरीद नहीं हो रही है, किसान के साथ धोखा हो रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से इस साल 2026-27 का जो MSP है वो जारी किया है सर। देखिए, विपक्ष दुष्प्रचार करता है। विपक्ष के पास झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। उन्होंने तो इतना बड़ा झूठ फैलाया था कि मोदी जी आएंगे MSP को ख़त्म कर देंगे। कितना बड़ा विपक्ष की एक चाल थी इंटरनल। और वो तो बाद में आया जब उसकी हवा निकलेगी, उस झूठ की हवा निकलेगी। क्योंकि जब देखा कि मोदी जी तो हर बार फसल का MSP बढ़ा करके दे रहे हैं। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने किसान हित में मजबूत फैसले लिए हैं और ऐसे फैसले लिए हैं कि कांग्रेस की हवा निकलेगी। उनका झूठ ही नहीं रहा, कहाँ बिकेगा, झूठ भी नहीं बिक रहा कांग्रेस का। ऐसी स्थिति आ गई है। स्थिति बहुत भयानक कांग्रेस के लिए आ गई है। अब तो ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा मुद्दा गढ़े जिससे कि लोगों के अंदर अव्यवस्था फैले। इन्होंने एक और झूठ का गढ़ दिया था कि हम मोदी जी आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान की बुक लेकर के घूम रहे थे कि संविधान को खतरा है। भाई, कांग्रेस संविधान को खतरा नहीं है मोदी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे हैं और जब मुद्दे नहीं बचते, क्योंकि उनके जो भ्रष्टाचार के उनके समय के जो विषय थे वो उनका सामने आते हैं, उठकर उनके सामने आ रहे, लोग उनकी चर्चा करते हैं। और आज भी इस प्रकार की ये बातें करते थे, चुनावों के समय करते थे कि हम आएंगे, हम अपना ये करेंगे, अपना वो करेंगे। लोगों से कोई मतलब नहीं। सर, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बात कर रहे हैं वोट चोरी में। कांग्रेस के हरियाणा के एक नेता कह रहे हैं कि हरियाणा में वोट चोरी नहीं, हरियाणा में तो कांग्रेस के नेताओं ने सीट चोरी कर दी। 40-42 सीट आनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ये पिता पुत्र की प्लानिंग थी, उसके चलते सीट चोरी कांग्रेस के नेताओं ने की। कांग्रेस के नेता ही आरोप लगा रहे हैं। संपत सिंह कह रहे हैं सर कि सीट चोरी का फार्मूला हरियाणा कांग्रेस के नेता ही खुद ही बनाने में लगे हुए थे, इसलिए ये हाल हुआ कांग्रेस का। दरअसल कांग्रेस के अंदर लड़ाई पार्टी की नहीं है। कांग्रेस के अंदर लड़ाई अपने बच्चों को रजिस्ट करने की है। किसी को भी देख लीजिए, आप संपत सिंह को देख लीजिए, आप चौधरी वीरेंद्र सिंह को देख लीजिए, आप भूपेंद्र हुड्डा को देख लीजिए, आप सुरजेवाला को देख लीजिए, ये लड़ाई जेपी को देख लीजिए आप। इनकी लड़ाई कोई वैसी नहीं है। इनकी लड़ाई की हम अपने बच्चों को कैसे सेटल करें, अपने बच्चों, इनको प्रदेश से कोई मतलब थोड़ी है।
कोई प्रदेश से मतलब नहीं, किसी किसान से मतलब नहीं इनको, किसी मजदूर से मतलब नहीं, किसी व्यापारी से मतलब नहीं। इनको तो मतलब है कि हम अपने बच्चों को कैसे रजिस्टर करें, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। आज सद्भावना यात्रा भी निकाल रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह पूरे हरियाणा को नापेंगे। क्या लगता है सर किस प्रकार की सद्भावना यात्रा? वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि सर आपकी पार्टी जो है वो सद्भावना को तोड़ रही है, भाईचारे को तोड़ रही है, आप आरोप लगाते हैं सर। किसकी पार्टी? बीजेपी पर आरोप लगाते हैं सर। ब्रजेंद्र सिंह हालांकि कांग्रेस के नेता ही उनकी यात्रा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, जेपी कह रहे हैं कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। मैं देखिए विजेंद्र साहब को कहना चाहूँगा, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं कि सद्भावना को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, बीजेपी तो जोड़ने का काम कर रही थी। बीजेपी ने तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को मंत्री बनाया, केंद्र में राज्यसभा का सांसद बनाया, और विजेंद्र को लोकसभा का मेंबर बनाया, उनकी मम्मी को विधायक बनाया। इससे बड़ा और क्या? ये तो हस्त कांग्रेस ने उनको दिया है। कांग्रेस ने पूछ लो उनको भी कांग्रेस ने दिया क्या? कांग्रेस ने तो टिकट नहीं दिया उनको। चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक बयान वायरल हो रहा था कि गुड़गांव में एक कार्यक्रम था, मैं भी मंत्री था, राविंद्र जीत भी मंत्री थे, हमें साइड में मंच के नीचे बिठा दिया और कोई और ही लोग ऊपर मंच पे बैठे हुए थे। उस दिन मैंने सोच लिया था कि भाजपा में अपनी नहीं निकलेगी। शायद सुना होगा आपने वो बयान। भाई जब तक मड़ाई थी तब तो भाजपा ठीक थी। कांग्रेस में देख ले, टिकट भी नहीं दिया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह वरिष्ठ नेता हैं, बड़े सुलझे व्यक्ति हैं, वो सब समझते हैं। उनको मालूम है कि मोदी ने क्या क्या दिया है, उनको मालूम है। उनको ये भी पता है कि मोदी जी ने मंत्री बनाया केंद्र में, कैबिनेट मंत्री, हैवी मंत्री, राज्यसभा का मेंबर भी बनाया, बेटे को लोकसभा का मेंबर बनाया, धर्मपत्नी को विधायक बनाया। आपके सामने है, फिर और इससे ज्यादा क्या करेंगे? 17 तारीख को सर प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं सर। हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम जोरदार स्वागत करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा से विशेष नहीं करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं हरियाणा से। हरियाणा के लोगों से उनका बड़ा स्नेह है, क्योंकि लंबे समय तक आदरणीय मोदी जी हरियाणा के अंदर रहे हैं। आज भी आदरणीय मोदी जी जब चर्चा करते हैं तो यहाँ की लस्सी की चर्चा करते हैं, यहाँ के मक्खन की चर्चा करते हैं, दूध की चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। क्योंकि हमारा हरियाणा में दूध दही का खाना, देखिए मैं हरियाणा के लोगों का दिल से धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किस गति से आगे बढ़ा है। हमारा हरियाणा तो एक कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में इसकी पहचान थी, उसको जाना जाता था। और जब अलग हुआ था तो ये बात बोलते थे कि पता नहीं अपना गुजार कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। मैं तो धन्यवादी हूँ अपने हरियाणा के लोगों का कि जिन्होंने हरियाणा की पहचान एक जवान के रूप में बनाई है। आज बॉर्डर के ऊपर हमारा जवान देश की रक्षा के लिए खड़ा है, तैनात है, उसमें पहचान हमारे हरियाणा ने बनाई है। हमारे हरियाणा ने स्पोर्ट्स के अंदर अपनी पहचान बनाई है। हमारे खिलाड़ी जब गोल्ड मेडल आते हैं तो उसमें गिनती हरियाणा की सबसे ज़्यादा होती है। ये हमारी पहचान हमारे युवाओं ने बनाई है। और हमारे किसान ने हमारी कृषि प्रधान के रूप में पहचान हरियाणा की बनाई है। मुझे खुशी है आज इंडस्ट्री के रूप में भी हरियाणा की एक अलग पहचान बनी है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। सर आपको नेता विपक्ष मिल गया है, आपका 1 साल लगभग होने वाला था सरकार को, लेकिन आपने हुड्डा साहब को सम्मान वही दिया, कांग्रेस ने भी फिर वही नाम जो है अपनी तरफ से नहीं। देखिए मैंने तो पहले ही बोला था भी हम तो आपको ही मानते हैं। कांग्रेस पता नहीं क्यों देरी कर रही थी। राहुल गांधी कई प्रकार से सोचता है बेचारा, वो कभी इधर की सोचता है, कभी इधर की सोचता है। एक मैं आपको कहानी याद आ गई है मेरी। एक गाड़ी जा रही थी स्पीड में गाड़ी जा रही थी तो एक आगे बगुला बैठा था सड़क के ऊपर। ना तो बगुला वो डिसाइड कर सका भी मैंने इधर जाना है, इधर जाऊं। वो ड्राइवर पर भी ब्रेक नहीं लगे। राहुल को समझ ही नहीं आया भी मैंने इधर जाना है, किधर जाऊं मैं। आखिर में तो वहीं जाना पड़ा, पहले चला जाता।
सर जो अध्यक्ष पहली चला जाना चाहिए था कांग्रेस ने, राहुल को पहली वहां चला जाना चाहिए था। क्यों इतनी देर लगाई यार, नहीं लगानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष का सीडी कांड को लेकर सवाल उठ रहे हैं सर, अब लेकर जो जा रहे हैं। राव नरेंद्र को अध्यक्ष बनाया आपने गया। एक संज्ञा भी दी बीबीसी करके सर, उसकी भी एक बार कल भी आपने बोला था। नहीं देखिए मैंने, क्योंकि जो सीडीओ चल रही है वो क्योंकि हुड्डा साहब के ग्रुप के व्यक्ति हैं, ग्रुप से बाहर नहीं जा सकते, और उनको तो पूरा मालूम है, उनको पूरा मालूम है, राहुल को भी मालूम है, क्योंकि राहुल उस टाइम नहीं बोलता था। उस टाइम तो राहुल भी सेवा खूब होती थी, यहाँ से दूध जाता था, मक्खन जाता था हरियाणा से राहुल के पास, और जब तक दूध और मक्खन जाता था तब तक तो बोलता नहीं था।